हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये किताब जिसका नाम है द टाटाज, जिसे लिखा है गिरीश कुबेर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस अमेजिंग सक्सेस का राज क्या है, कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ, टाटा कल्चर क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये नाम, पावर, पैसा और सक्सेस। टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया की बाकी बिलियनियर से अलग बनाते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब और बाकी बहुत सारे बातें हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं नुस्सेवारजी ऑफ नवसारी से। जी हाँ, टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिनका नाम था नुस्सरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुस्सरवान सारी दुनिया में राज करेगा, वो बहुत अमीर बनेगा। और वैसे भी नवसारी पैदा होने पर उनका अच्छी किस्मत लेकर के पैसा पैदा हुआ था। लेकिन नुस्सरवानजी टाटा औरों से अलग थे क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, नुस्सरवानजी टाटा की भी बचपन में शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया था। वो 1839 में पैदा हुए थे। नवसारी के ज़्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे और उनके लिए उनका गांव ही उनका पूरी दुनिया थी। लेकिन नुस्सरवानजी थोड़े अलग थे। वो मुंबई जाकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो अपने फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गए थे। नुस्सरवानजी ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफ़ी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर के आए। तो अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी लेकर के आए। मुंबई जाकर के उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस स्टार्ट किया। नुस्सरवानजी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ता था वो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। फिर कुछ ही सालों के बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुस्सरवानजी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर के जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ में मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया और इस तरीके से टाटा कॉटन और ओपियम के डीलर बन गए। नुस्सरवानजी का एक ब्रदर इन लॉ हांगकांग में ही ओपीओ का डीलर था। उनका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतन जी टाटा दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपीएम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम्स और पॉल्स का भी बिजनेस करते थे। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा था। लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से भी प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था सुजाने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था, फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसने सुजाने को बोला कि वो ज़ियोरोस्ट्रिज्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फारसी धर्म को फॉलो करे। सुजाने पारसी बनने के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदल करके सुनी रख लिया। आरडी और सुनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया जीआरडी के नाम से जानती है। तो इस तरीके से टाटा फैमिली का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल पड़ा। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपियम और कॉटन एक्सपोर्ट्स कहते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड एक्सपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने संघाई में अपना सेकंड ऑफिस भी खोल लिया। जमशेद जी ने टाटा बिजनेस को यूरोप में इस्टेब्लिश किया था और फर्स्ट टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने शिप से ट्रैवल करते थे।
तब क्रूज शिप भी नहीं चलती थी, इसीलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट जमशेदजी को कभी कभी लाइव स्टॉक के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता था। चिकन, पिग्स, गोट्स वगैरह को और फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन जमशेदजी ने सब कुछ बर्दाश्त किया। जानवरों की बदबू, लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस, सब कुछ, क्योंकि उनकी नज़र जो अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलने का। और इसी के साथ जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस आदमी की जिसने अपने सपनों को, मतलब कि इंग्लैंड में जाकर के जमशेदजी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी कुछ सोचा। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 यानी कि 1873 में जमशेदजी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और विनिंग मिल खोली। उस ज़माने में ज़्यादातर बिजनेस बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खुलते थे, लेकिन जमशेदजी ने नागपुर सिटी उनको चूज़ किया, जो कॉटन फॉर्म्स के नज़दीक थी। जमशेदजी ने इंग्लैंड में बेस्ट क्वालिटीज़ की मशीन ऑर्डर की और मशीन्स ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स को भी हायर किए। तो अपने इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एप्रेस मिल रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज़्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे। लेकिन नागपुर में रोज़ सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट देने के बजाय जमशेदजी ने एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहे कि पेंशन प्लान निकाला, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की ज़िंदगी आराम से चल सके। जमशेदजी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट कर दी। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस मिल सके। वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट जैसे कि स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे, जहाँ पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश या फिर रिस्ट वॉचेस या फिर गोल्ड चेन्स मिल सकती थी। तो ये जमशेदजी का इनोवेटिव आइडियाज़ का ही कमाल था, जो एम्प्लॉयज़ मिल्स के वर्कर्स अपने काम को लेकर के और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लग रहे थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफ़ी चेंज आए थे। इस तरीके से पेंशन्स प्लान्स और इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंस थे और उस टाइम में इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी। जमशेदजी के इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ उनकी गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो दूर, बहुत दूर की सोचते हैं। और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता था। एम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मिल पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जमशेदजी की हमेशा तारीफ होती रहती थी, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में शेयर करते थे। तो इसी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के साथ इस जर्नी में आगे बात करते हैं बैप्टिज्म बाय फायर, यानी कि जीआरडी फ्रांस में पला बड़ा था। ये 1925 की बात है, जब उसने टाटा स्टील में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था। उसके फादर आरडी ने उसे जॉन पीटरसन से इंट्रोड्यूस कराया, जो टाटा स्टील का मैनेजिंग डायरेक्टर था। पीटरसन जीआरडी का मेंटर बन गया। कुछ महीनों बाद जीआरडी को जमशेदपुर भेजा गया, जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता था। टाटा की पहले से वहाँ एक फैक्ट्री थी। जीआरडी को हर डिपार्टमेंट में एक दिन बिताना पड़ता था और देखना था कि वहाँ पे कैसे काम होता है। जब गर्मियाँ आई तो आरडी बाकी फैमिलीज़ के साथ फ्रांस चली गई। वो लोग गर्मी की छुट्टियाँ को फ्रांस में अपने हॉलीडेज होम जाते थे, लेकिन जीआरडी तो उनके फादर ने ट्रेनिंग दी थी कि जमशेदपुर में रहने के लिए उन्हें बोल दिया गया था। आरडी उस वक्त तक 70 साल के हो चुके थे। एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला। आरडी उठ करके डांस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही थक करके बैठ गए थे वो। उन्होंने सीने में हल्का सा दर्द होना महसूस किया और वो गिर गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। आरडी की उसी वक्त डेथ हो गई। डॉक्टर को बुलाने तक का मौका नहीं मिला। आरडी जिसने जमशेदजी के साथ में टाटा बिजनेस खड़ा किया था, अब इस दुनिया में जा चुके थे। जीआरडी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। अपने 4 भाई बहनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पे थी। एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि आरडी की कंपनीज डूब रही थी और उन पर काफ़ी कर्ज था। जीआरडी को अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी। उन्होंने सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलीडे होम बेच दिया।
जेआरडी को उनके भाई बहन ताज महल होटल में जाकर के रहने लगे। फैमिली बिजनेस चलाने के लिए जेआरडी ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। 1973 यानी कि 1973 में बोर्ड मेंबर्स ने जेआरडी को टाटा एम्पायर का लीडर डिक्लेयर कर दिया। और इसी के साथ इस जर्नी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक मोटर कार के बर्थ के बारे में, एक मोटर कार के जर्नी के बारे में। जी हाँ, रोल्स रॉयस इंग्लैंड के हैं, मर्सिडीज बेंज जर्मन कार है और फूड अमेरिकन, टोयोटा जापान की है और ऑलमोस्ट रिटर्न की। उन दिनों कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी, तो टेल्को ने ट्रक्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उसी से रतन टाटा ने टाटा सीरा और टाटा स्टील 2 गाड़ियाँ निकाली। लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही इसे खरीद सकते थे। तब रतन टाटा को एक 100% इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया, जो कि 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया। रतन टाटा का अगला स्टेप था टेल्को में एक इंजीनियरिंग टीम को क्रिएट करना, मगर कई लोग को शक था, डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और दूसरी बात, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट है ही नहीं। और तीसरी बात, क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियन हो सकती है? लेकिन रतन टाटा एक बिजनरी थे। वो ऐसी कार चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने लायक जगह हो, क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफ़ी ट्रैवल करती है, तो सामान की भी अच्छी सी जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रांग हो कि इंडियन सड़कों पर सरवाइव कर सके। तो रतन टाटा अपने काम में जुट गए। उन्होंने बेस्ट इंजीनियर चूज़ किए और 120 करोड़ रुपये उन्होंने सीडीआई यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इन्वेस्ट किया। वैसे ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार की बढ़िया डिज़ाइन के लिए सीएडी कितने काम आ सकती है। तो डिज़ाइन फाइनल होने के बाद अगला जो स्टेप था वो था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना, यानी कि फैक्ट्री के अंदर 6 एकड़ की ज़मीन अलॉट की। कई लोग इस बात पे उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का पूरी तरीके से इंडिजीनियस कार बनाने का सपना क्या अब वाकई में सच में पूरा होगा? लेकिन वो रतन टाटा थे, उनकी सोच भी बहुत बड़ी थी और सपने भी। तो उन्हें ये अच्छे से समझ आ गया था कि लोकल कार की डिमांड रहेगी ही और इसके लिए फैक्ट्री में एक काफ़ी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटीज़ के मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी कहीं से रतन को एक निसान ऑस्ट्रेलिया के कंप्लीट लेकिड अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता चला। तो जैपनीज कार मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटर्न पाने की बात से ही खुश हो गए थे। रतन को ये सारी मशीनरी काफ़ी लो प्राइस यानी कि 100 करोड़ में मिल गई थी। लेकिन अभी एक चैलेंज और भी बाकी था। उन्हें ये सारा असेंबली मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था और ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो उनकी इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बहुत ही ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स के लिए बहुत ही केयरफुली स्टडी करना होगा ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सकें। फिर हर एक पीस को अच्छे से पैक करके इंडिया भेजना था और असेंबली लाइन का टोटल वेट करीब 14,800 था, जिसके लिए 650 कंटेनर्स लगते थे। तो ये सारी मशीनरी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में करीब उन्हें 6 महीने लग गए। फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री ने सेट किया गया और ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इस पर काम कर रहे थे। रतन टाटा पर्सनली विजिट करने आए। उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर को अप एंड डाउन जाना पड़ रहा था। अगर फैक्ट्री में रोज़ के 300 कार बनेंगे तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो रतन टाटा ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर कर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह के कमर तोड़ वाला काम करें, रतन टाटा बोले। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को हर रोज़ 500 मीटर की असेंबली लाइंस के ऊपर से जाना पड़ता था। तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर कर दिए ताकि आने जाने की एनर्जी वेस्ट ना हो उनकी। तो इस तरीके से 1998 यानी कि 1998 के कार एग्जीबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनी थी।
दूसरी कार ब्रांड्स ने ब्रांडिंग के लिए खूबसूरत मॉडल्स को रखा हुआ था और उनके प्रोडक्ट्स रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। लेकिन टाटा वालों का स्टॉल सबसे अलग था। मेल मॉडल्स ने पगड़ी और फीमेल्स मॉडल्स ने साड़ी पहनी हुई थी। कुछ स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। उसके बाद रतन टाटा ने बहुत ही प्राउड, बड़े ही सम्मान के साथ में इंडियन कार में एंट्री ली। एक आदमी ने कमेंट किया, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नूर गाड़ी में बैठ करके आ रहा है। तो रतन टाटा ने अपनी इस नई कार का नाम रखा इंडिका। लॉन्च के 1 महीने बाद ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर पे होल्ड कर लिया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कई सारे यूनिट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे। टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ खर्च करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर कस्टमर केयर कैंप खोले जहां पर कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करवा सकते थे। रतन टाटा ने अपने सारे कस्टमर्स को यकीन दिलाया कि उनकी गाड़ियां को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग को अभी भी ना अपने देश की बनी हुई चीज़ों पर डाउट था। लोग बोल रहे थे कि इंडिका देश में बनी है, इसीलिए इसके पार्ट्स इतने डिफेक्टिव निकल रहे हैं। आम जनता की राय से रतन टाटा को बहुत मायूसी हुई और फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका 2.0 यानी कि इंडिका V2 लेकर के आए। और इस नई कार के साथ ही रतन टाटा ने ये प्रूव कर दिया कि हम लोग भी 100% इंडियन लेकर के वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज़ की कार बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ये नया मॉडल पहले वाले से हर हाल में बेटर था। BBC ने इसे बेस्ट कार का अवार्ड भी दे दिया था। इससे कई सारे मार्केट सर्विस भी जीते। तो इस पॉइंट पर आकर के टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगे थे। रतन टाटा को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर हम खुद पर यकीन है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो देश के यंग इंजीनियर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम इंडियंस को वर्ल्ड क्लास चीज़ें बना सकते हैं। तो वो सारे हिंदुस्तान को खुद पे यकीन रखना सिखाना चाहते थे। रतन टाटा से पहले किसी ने भी एक फुल्ली इंडियन मेड कार के बारे में सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन आज टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रहा है। तो इस तरीके से इंडिया ने वर्ल्ड क्लास कार बनाई। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस जर्नी में द टाटा कल्चर के बारे में। जी हाँ, कैपिटलिज्म विद हार्ट यानी कि टाटा कल्चर का मकसद सिर्फ चैरिटी करना नहीं था, बल्कि सोशल वेल्थ बिल्ड उसको भी बिल्ड करना था। टाटा ग्रुप ये मानता है कि अगर कम्युनिटी ग्रो करती है तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। 1982 यानी कि 1982 में जमशेदजी ने कुछ लोकल डॉक्टर्स को फाइनेंशियली हेल्प दी ताकि वो लोग इंग्लैंड जा कर के हायर एजुकेशन लेके उन लोगों को जमशेदजी ने कहा कि ये पैसा लोन समझ के ले लीजिए और बाद में धीरे धीरे वापस दे देना। तो जमशेदजी ने ये भी बोला कि जो लोन मिलेगा वो पैसा दूसरे लोकल डॉक्टर्स के काम आएगा। और इस तरीके से JN टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस को नींव रखी थी। और इन 100 सालों में करीब 5000 से भी ज़्यादा लोगों को इंस्टीट्यूट ने बाहर जा कर के स्टडी करने का मौका दिया। और ये लोग खुद को JN टाटा स्कॉलर्स कहलाने में प्राउड फील करते हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट कैसे हैं, जो कि अपनी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। क्योंकि टाटा ग्रुप का कभी भी ये गोल नहीं रहा कि वो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बनेगा। टाटा ने हमेशा ही लोगों को देने में यकीन रखा। जब उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल खोली तो जमशेदपुर जी ने कुछ ऐसा किया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी नहीं होता था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन प्लान देने की नई शुरुआत की थी, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि सोसाइटी की भलाई में ही उनकी भलाई है। टाटा ग्रुप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जमशेद जी ने हमेशा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, तो हमारे देश को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़ी। यही सोच करके उन्होंने एक स्टील प्लांट भी खोला और उनका आर्टिफिशियल लेक एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे तो उस प्रोसेस से कुछ दूसरा बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में इंडिपेंडेंट होने की इतनी ज़रूरत ज़्यादा है। उन्हें ये भी पता था कि कंट्री को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके एक साइंस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो 1986 यानी कि 1986 में जमशेद जी ने फंड जमा करने के लिए बॉम्बे में 4 लैंड टाइटल्स और 17 बिल्डिंग बेच दी थी। और इस तरीके से बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ।
वैसे दुनिया में कई और भी बिलियनियर्स है, बिल गेट्स है, हेनरी और जॉनी बफेलो जैसे, तो ये लोग भी काफ़ी चैरिटी वर्क करते रहते हैं। लेकिन टाटा की तो बात ही अलग है। ये लोग सिर्फ सोशल वर्क पे यकीन नहीं रखते, बल्कि ये लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे देश की हर सोशल प्रॉब्लम दूर हो। तभी तो टाटा ने हमेशा लोकल टैलेंट को ही प्रमोट किया है, जबकि बाकी बिजनेस ग्रुप कॉस्ट कटिंग के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन टाटा का मानना है कि हमें लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना ही चाहिए और हमारे यंग जनरेशन की स्किल्स डेवलप करके हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगली कहानी। तमिलनाडु के होसुर में गरीब लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। ये लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे गुजारा करते थे। इन लोगों के पास ना तो कोई खास स्किल है और ना ही पैसा कमाने का कोई ज़रिया। तो टाटा ने 1987 में यानी कि 1987 में होसुर में एक प्लांट खोला। टाटा चाहता था तो इजीली बेंगलोर में स्किल वर्ड्स हायर कर लेता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाटा ग्रुप ने होसुर के 400 लोकल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जो कि 12वीं पास थे। इन 400 स्टूडेंट्स को बेंगलोर ट्रेनिंग में के लिए भेजा गया। इनमें से कई तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जा रहे थे, तो इन लोगों को ट्रेनिंग देकर के स्किल्ड बनाया गया और उन्हें फिर होसुर फैक्ट्री में इन्हें काम पे रख लिया गया। वैसे शुरू में इन यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं था कि इनको करना क्या है या फिर ये टाटा कौन है, लेकिन होसुर प्लांट का आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर के वर्ल्ड क्लास असिस्ट बनाना सीखते हैं, जो कि टाटा का टाइटन वॉच ब्रांड है। जिसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जर्नी में बात करते हैं द सर्च ऑफ पावर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, मतलब ये कि टाटा ग्रुप के तीनों चेयरमैन काफ़ी इन्फ्लुएंसर तो है ही, एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है। जमशेदजी टिपिकल पार्ट से थे, शक्ल सूरत से भी और तौर तरीक़ों से भी, और वो दाढ़ी भी रखते थे, जैसा कि इस टाइम पर पारसी मर्दों में कस्टम था। जे.आर.डी. टाटा थोड़े डिफरेंट थे। वो एकदम फॉरेनर लगते थे और हमेशा सूट पहनते थे। वो क्लीन शेव रहते थे, इसलिए थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर भी देते थे। और रतन टाटा एक इंट्रोवर्ड, यानी कि वो काफ़ी रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन जेंटल और हम्बल भी थे। तो तीनों का लीडरशिप स्टाइल तो एक दूसरे से काफ़ी अलग था। जमशेदजी देश की आज़ादी से कोई 1 सेंचुरी पहले पैदा हुए थे और उन्होंने पहले जो सपना देखा वो उनके जाने के बाद पूरा हो पाया था। जे.आर.डी. हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचते थे। उनका मानना था कि लोगों पर इन्वेस्ट करो तो कंपनी आपकी ग्रो करेगी। वो समाज के छोटे बड़े हर क्लास को साथ लेकर के चलने में यकीन रखते थे। रतन टाटा व्यवस्थित थे, स्थिर थे। इतने बड़े टाटा लोग ग्रुप की सारी कंपनीज को एक साथ एक कल्चर में रखना, ये उन्हीं का कमाल है। जब अपना सक्सेसफुल चुनने की बात हो तो टाटा अपने स्थिर और व्यवस्थित मेहनती आदमी चाहते थे अपने सेक्टर के लिए। 1991 में यानी कि 1991 में वो 54 साल के थे जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप में एक जर्नल रूल है कि कोई भी चेयरमैन 75 यानी कि 75 की एज के बाद पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो इसीलिए रतन टाटा ने 73 यानी कि 73 साल की उम्र से ही अपना सक्सेसर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने 5 मेंबर्स की एक सेलेक्टिंग कमेटी बनाई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इस कमेटी के सारे मेंबर्स काफ़ी सीक्रेटिव है। ये लोग कभी भी मीडिया से बात नहीं करते। हालांकि प्रेस के लोग अंदाज़ा लगाने में बड़े माहिर होते हैं और पॉसिबली सक्सेसर का नाम पता सामने आ ही जाता है। लेकिन बात सक्सेसर की जब बात आए तो रतन टाटा ने अपने कुछ स्टैंडर्ड थे। टाटा ग्रुप काफ़ी बड़ा और डाइवर्स तो है ही, जैसे कोई विजनरी, डेडिकेटेड और कमिटेड इंसान ही आगे ले जा सकता है, कोई ऐसा जो एरोगेंट और इगोइस्टिक ना हो। ये बात तो कंफर्म है कि सक्सेसर इंडियन ही होगा, क्योंकि टाटा की जो फिलोसफी है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो एकदम इंडियन है और टाटा को इस पर पूरा प्राउड भी है। ग्रुप को कोई ऐसा चाहिए जो 20 से 30 सालों तक काम कर सके, और एक इंसान है जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है और वो है साइरस पलोंजी मिस्त्री। टाटा ग्रुप का 18% साइरस की फैमिली का है। जैगुआर लैंड रोवर और करूर स्टील कंपनी को टाटा के अंडर में लाने के पीछे साइरस ही मेन डिसीजन मेकर है। साइरस पलोंजी 43 साल के हैं, यानी कि वो ग्रुप में 20 से 30 साल और चला सकते हैं।
रतन टाटा की तरह ही वो भी बहुत माइल्ड नेचर के और उन्हीं की तरह इंट्रोवर्ट भी। उन्हें भी पार्टी वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। सितंबर 2011 के कमेटी में साइरस पॉलिजी मिस्त्री को अपना सक्सेसर चुना। साइरस बॉम्बे की पारसी फैमिली से है। वो पलोंजी मिस्त्री के बेटे हैं जो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और एक बिलियनियर है। साइरस की मदर आयरलैंड से है और मिस्त्री फैमिली 100 सालों से भी ज़्यादा टाटा ग्रुप का एक हिस्सा रही है। अफवाहों का दौर जल्द ही खत्म हो गया जब टाटा ग्रुप ने नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पर साइरस का नाम अनाउंस कर दिया। हालांकि लोगों ने साइरस की क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी सारे सवाल उठाए। खुद रतन टाटा पर लोगों को डाउट हुआ, शक हुआ जब उन्होंने जीआरडी की जगह ली थी, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर के खुद को साबित कर दिया, प्रूफ कर दिखाया था। और अब साइरस पलोंजी का टाइम है कि वो खुद को साबित करे, प्रूफ करें। इसी के साथ इस जर्नी में अब आगे बात करते हैं द स्ट्रॉन्ग एंड द न्यू बिगनिंग। जी हाँ, टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं होते हैं। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटीग्रिटी ही रही है। और वैसे साइरस पलोंजी मिस्त्री थोड़े डिफरेंट अप्रोच रखते थे। वो परफॉर्मेंस को नंबर्स से मेजर करते थे। हर चीज़ को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उन बिजनेसेस को क्लोज करना जो कि प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बरमुडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल भी डील कैंसिल कर दी थी। और न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेजर और डिफेंसेस जैसे कामों में फोकस करना चाहते थे। तो साइरस पलोंजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस रह करके रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरीके से रेडी थे। अभी इन सब की तैयारी ही चल रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि मीटिंग क्यों हो रही है या किस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर दो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देख करके साइरस थोड़ा हैरान हो गए। उनमें से एक थे नितिन नौरिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते थे कि इस तरीके के इवेंट में रतन कभी नहीं आता है। रतन टाटा कभी भी नहीं आते। ये कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो साइरस इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जल्द ही नितिन नौरिया ने एक अनाउंसमेंट कर दी। बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर ले। पहली बार मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। तो साइरस को हटाने का क्लियर रीजन क्या है ये कोई नहीं जानता। मीटिंग के सिर्फ 30 मिनट के बाद ही ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई थी और हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था। हर कोई साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बारे में अंदाजे लगा रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि शायद उसने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बेचे इसलिए उसे हटाया गया, और कुछ का मानना था कि साइरस ने टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया इसीलिए उसे हटाया गया। मगर रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने कोई भी बात कंफर्म या मना नहीं की। ये माना जाता है कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन साइरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहा। उन्होंने नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। साइरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ नाउंसामी का इल्ज़ाम लगाया। खैर जो भी हो, टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा। उन्हें जल्द ही नया प्रोस्पेक्ट मिला। नटराजन चंद्रशेखर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सीईओ। वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे। अपने करियर की शुरुआत से ही वो टीएससी में थे। फरवरी 2017 में चंद्रशेखर को ऑफिशियली टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। जैपनीज टेलीकॉम अपनी कंपनी डोकोमो टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लॉ सूट करने जा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर की इंटरफेयर से ये इशूज रिजॉल्व हो गया। उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था, तो नए चेयरमैन ने टाटा स्टील यूरोप को जर्मन कॉरपोरेशन के साथ में मर्ज कर दिया।
उन्होंने टाटा टेली सर्विस भी एयरटेल को बेच दी। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप एक बार फिर से स्टेबल हो गया था। नटराजन चंद्रशेखर अब टाटा ग्रुप को और आगे लेकर जाएंगे, यह उम्मीद उनसे लगाई गई थी। तो अब अंत पंत टाइम आ गया है इस किताब के कंक्लूजन का। और बात ऐसी है कि हमने टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ा, हमने इस किताब में जमशेदजी जियाड़ी और रतन टाटा के बारे में भी पढ़ा, हमने इस किताब में एम्प्रेस मिल और इंडिका के बारे में भी पढ़ा, हमने यहाँ पर टाटा कंसल्टेंट की इंटीग्रिटी, गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी पढ़ा। टाटा बिजनेस को लेकर के काफ़ी इंटेलिजेंट और दूर की सोचने वाले, मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज़ देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं। वो मानते हैं कि कम्युनिटी को मदद करना बहुत ज़रूरी है और लोगों की भलाई में ही कंपनी की भलाई है। शायद इसीलिए उनकी सक्सेस का बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा सीक्रेट है। जितनी बड़ी टाटा कंपनी है, उनका पर्पज उनसे काफ़ी बड़ा है। अगर हम टेलीकॉम इंजीनियर होते तो क्या हम रतन टाटा पर ट्रस्ट करते जब उन्हें कहा गया था कि एक इंडिजीनियस कार इंडिया में बन सकता है? जो पहली वाली इंडिका फेल हुई, तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल होते जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हमें कोई पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं या नहीं? खुद पर यकीन कीजिए, यही लेसन हम रतन टाटा हर एक इंडियन को देना चाहते हैं। इंडिया में मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनीज है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम और भी बहुत सारी कंपनीज है। जहाँ तक बात हो माइक्रोसॉफ्ट की, तो वहाँ पर एक इंडियन सीईओ भी है। तो कौन कहता है कि इंडिया नहीं ऊंचाइयों को नहीं छू सकता? लेकिन सबसे पहले हमको खुद पे यकीन रखना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी हमारा करियर हो। खुद पे बिलीव करें, खुद पर विश्वास करें कि हम कर सकते हैं। तो जब आप ये बिलीव करेंगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब कि हमको पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा, फिर चीज़ें अपने आप ही हमको मिलती जाएंगी, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और मान करके रखिए कि जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, सिंपल। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ और इतने कमाल की स्ट्रेटजी जो हमने इस किताब में सीखी, इनके बारे में जान करके आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। एज ए चैनल न्यू है तो इसमें सजेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।